नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है। आज इस पिघलाती हुई गर्मी में और चुनाव और सियासत के गर्म थपेड़े खाते हुए हम आपको मिलवाते हैं और स्वागत करते हैं अपने बीच दो बड़े राजनीतिज्ञों का। मेरे पास बैठे हैं, आप सब जानते हैं, फुलेरा ग्राम पंचायत के उप प्रधान प्रहलाद पांडे जी, यानी कि प्रहलाद चा उर्फ छोरा गंगा किनारे वाला। आप संगम की पावन भूमि यानी इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। उधर बैठे हैं हमारे पड़ोसी राज्य के यानी बिहार के मुख्यमंत्री, नाम बताएं? नवीन कुमार, यानी कि अमित सयाल जी, एंड वंस अगेन छोरा गंगा किनारे वाला। मुझे तो फोमो हो रहा है कि लखनऊ में गंगा जी क्यों नहीं बहती। और हमारे बीच हैं मनु ऋषि चोपड़ा जी, चड्ढा जी, सॉरी, मनु ऋषि चड्ढा जी। आप यमुना किनारे वाले हैं और वो कहते हैं ना, बशीर बद्र साहब का एक शेर है, पुरानी दिल्ली से, चांदनी चौक से हैं, कि दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है लूट के जाता है। तो आपने दिल्ली को खूब लूटा और वहाँ से जो हासिल किया वो हम सब पे लुटाया है। आप मूलतः थिएटर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप बहुत ही नायाब फिल्मों में आपने डायलॉग्स और स्क्रिप्ट राइटिंग लिखी है। मैं ख़ास मेंशन करूँगी ओए लकी ओए का, जिसमें कि दिल्ली के कल्चर को, वो चाहे किसी भी माशरे का हो, नीचे तबके का, बीच के तबके का या हायर सोसाइटी का, क्या बखूबी आपने लिखा। उसके लिए आपको फिल्म फेयर और आईफा अवार्ड भी मिला है। शुक्रिया। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। समय भी हमारे पास कम है क्योंकि फ्लाइट डिले हो गई, सेशन शफल हो गए, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। अब समय अपना है, लेकिन समय अपना है। आज जो हमारा आज का सत्र है, इसका विषय है ओटीटी और सिनेमा के अवसर और सीमाएं। अवसर की बात करें तो हाल फिलहाल में 2 फिल्म्स ओटीटी पे रिलीज हुई हैं, चमकीला, हीरा मंडी। एंड आफ्टर द स्टुपेंडस सक्सेस ऑफ बोथ द फिल्म्स वी कैन से दैट ओटीटी हैज़ अराइव्ड। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाला हिसाब किताब है यहाँ। तो अवसर की बात करें तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक जो सबसे बड़ी सहूलियत ओटीटी ने दी है बनस्पत सिनेमा के, वो ये कि दर्शक को ये सहूलियत है कि जब चाहे वो देख सकता है, स्टॉप कर सकता है, ही कैन रिवाइंड इट, ही कैन फॉरवर्ड इट। तो ये एक बहुत आज की भागदौड़ की दुनिया में एक बड़ी नेमत है। क्या आप इससे सरोकार रखते हैं? हाँ, गुड इवनिंग सब लोग, कैसे हैं? तो ओटीटी का और समय को लेके फास्ट फॉरवर्ड स्टॉप वाला तो एक है ही है। चॉइस का बड़ा बात हो गई कि वो चॉइस के हिसाब से देखता है, और ये एक तरीके का फ्रीडम भी है, और जो ऑडियंस है उसको पता है कि वो क्या देखने वाला है और क्या नहीं देखने वाला है। और मुझे लगता है कि ओटीटी की ही वजह से जितना हम 8-10 साल में चेंज ऑफ वो देख रहे हैं ऑडियंस, और राइटिंग जो सबसे मनु भाई बताएंगे, क्योंकि राइटर के साथ मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है। उसको एक अलग अलग कहानी कहने का मौका मिल रहा है, और वो कहानी सुनने वाले लोग आ चुके हैं, और वो अपनी चॉइस से खुद जाके ढूंढ के उस चीज़ को देखते हैं और उसको सराहते भी हैं और उसके साथ जुड़े रहते हैं। मुझे लगता है इतना ही कहना है। एज अ राइटर और एज एन एक्टर मैं भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, और ओटीटी ने मुझे हिम्मत भी दी है और काम भी दिया, और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है। लेकिन सवाल में मैम के जो था कि ओटीटी में जब मर्ज़ी हम स्टॉप करते हैं, अपना काम करने चले जाते हैं, फिर आते हैं और फिर देखते हैं, ये मुझे थोड़ी सी पर्सनल लेवल पर बहुत तकलीफ़ देता है। क्योंकि मैं जब थिएटर करता था तो लोग सांस रोक कर नाटक देखते थे और पूरा प्ले देखते थे। फिल्म के अंदर भी ये होता है कि जब तक इंटरवल नहीं आता है आप बंधे रहते हैं। ओटीटी में थोड़ा एक्टर को
एक बटन से रोक दिया जाता है और फिर उसके बाद बटन से ऑन किया जाता है, उसके बीच में जो इमोशनल कनेक्ट होता है, एक ब्रिज जो बना रहा होता है, कंटेंट, स्टोरी, राइटिंग, एक्टर, वो टूटता भी है। तो कहीं ना कहीं हम सहूलियत से बड़े थे, अब हम सहूलियत से छोटे हो गए। 2 घंटे 2.5 घंटे हम निकाल के आते थे कि हमको ये माध्यम के साथ जुड़ना है, मज़ा लेना है। वो थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि क्या, लेकिन राइटिंग के अंदर मैं अभी अमेज़ॉन के लिए की तरफ से एक वर्कशॉप थी जो मैं करने गया एज अ राइटर, तो उन्होंने कहा कि आपकी राइटिंग में अगर पावर होगी तो आप उन्हें स्टॉप करके कहीं भी जाने नहीं देंगे। इसलिए लास्ट 30 सेकंड्स, जिसको राइटिंग में क्लिफ हैंगर बोलते हैं, उस पर बहुत मेहनत की जाती है। और ये भी खुशी की बात है कि लोग 1-1 घंटे का एक एपिसोड 8 घंटे लगातार देख के भी उठने लगे हैं। तो प्रोग्रेस जारी है, कंटेंट अच्छा आ रहा है, एक अलग तरीके की आज़ादी है, फीमेल कैरेक्टर्स बहुत उभर के आ रहे हैं। तो एज अ राइटर, एज एन एक्टर, OTT की अपनी एक इम्पोर्टेंस, अपनी एक वैल्यू बहुत अच्छे से निकल के आ रही है। बाकी सब तो इन लोगों ने कवर कर लिया। मैं ये बोलना चाहूँगा, ये लोग पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं लोग। जैसे ही जितने ऑडियंस से मैंने जाना है, आप लोग तो बिंज वॉच करते हैं सारे शोज़। एक सीज़न ख़त्म होता है, आपके जवाब आने लग जाते हैं कमेंट्स की दूसरा कब आएगा। तो मैं बस उसमें ये बोलना चाहता हूँ कि भाई 1-1.5 साल लगता है एक सीज़न बनाने में, तो दूसरा तीसरा उतने ही टाइम में आएगा। लेकिन मनु ने जैसे बोला, हाँ उसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि जब भी आप कोई क्रिएटिव काम देखते हो, चाहे वो सिनेमा हो, एक्टिंग हो, कुछ किसी का संगीत सुन रहे हो, आप कुछ भी सुन रहे हो, उसके बीच में अगर आप उठ के जाओगे, पॉज करोगे, प्ले करोगे, तो उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व थोड़ा कम हो जाता है, उसका एक्सपीरियंस जो आपको मिलना चाहिए वो कम हो जाता है। तो आप लोग बिंज वॉच करिए, और एक आध दिन खाना नहीं बनेगा घर पे तो चलेगा। वही कहने का मतलब ये है कि जो हमारा क्वालिटी एक्सपीरियंस, बस बहुत बहुत अच्छा भाई, क्या थैंक यू बहुत भाई। बढ़िया। आपको मैं अपना 1 हफ्ते के लिए फिल्म फेयर अवार्ड देता हूँ घर रखने के लिए। मैं पर्सनली नहीं, आपसे मिलके 1 हफ्ता आप रखिए उसको। नहीं, मैं तो एक हाउसवाइफ के नज़रिए से बात कर रही थी कि मुसलसल घर की घंटी बजती है, कुकर सीटी मारता है, बच्चे एक दूसरे को मारते हैं, उसमें कितना हम एंजॉय कर पाते हैं वो अलग बात है। दूसरी बात तो और रिमोट ही खो जाता है। मतलब उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 रिमोट ढूंढने में खो गए, 2 प्रोग्राम ढूंढने में खो गए। ये हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी OTT का अपना एक अलग ही मयार है। ये तो हमारे दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात थी। अगर हम आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत सारे जो छोटे शहरों से आर्टिस्ट आए हैं, या जो अनजाने चेहरे हैं, या जिनके गॉडफादर्स नहीं हैं, उनको भी OTT ने बहुत काम मुहैया कराया है। और मैं फैसल भाई से बात कहूँगी, क्योंकि वो प्रोडक्शन में भी है, कि आपका इसमें क्या कहना है। हमारे प्रोड्यूसर हैं ये। हमारी फिल्म बनवाएंगे। तो वही ना, आपको इतने कंटेंट राइटर्स हैं, आज शायद 50 या 60 कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं, और नेटफ्लिक्स के शायद कोई मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं सिर्फ इंडिया से, तो उतने ही चेहरे भी चाहिए। तो ये OTT की एक बहुत बड़ी आपको भी सहूलियत है। सहूलियत है, क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि दुनिया बदल रही है। पहले हम DD से यहाँ तक आए हैं, अब आगे जाके एक आपको ऐसा भी सुनने को मिल सकता है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बने जो खाली रील दिखाते हैं, क्योंकि पूरा देश सुबह उठ के रील बनाता है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपको 50 रुपये महीने पे 2 करोड़ रील मिलने वाली है। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये डे बाय डे आपकी ज़िंदगी को एडवांस होता है। जैसे AI आ जाएगा तो आपके साथ एक ऐसा चैनल भी बन सकता है जो साली AI ड्रिवन कंटेंट देगा, कि आप डब्लू का मुंह बबलू में लगा दीजिए और उसके साथ कुछ भी करते रहिए। ये भी हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ टैलेंट बहुत है, और हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे लोगों को अपने शहर, अपनी जगह की कहानी सुनने की बहुत आदत है। ये मैं अपने साथ भी एग्जाम्पल देख चुका हूँ, और जितने भी मेरे साथ मेरे भाई हैं, ये सब इस बात को एग्री करेंगे कि हम लोग अपना कंटेंट देखने के लिए बहुत खुश रहते हैं। हमारे आसपास का जो हम लोग ये नहीं देख, मतलब बहुत कम हो गया, बहुत टाइम ऐसा था। अब आप देखिए जितने भी मैक्सिमम चीज़ें जो है
जो ऑडियंस को पसंद आ रही है वो हमारी आपकी कहानी है, छोटी कहानी, छोटे शहर की कहानी, छोटे गांव की कहानी, आपस की दुनिया की कहानी है। हम लोग ने वो देखना बंद कर दिया है कि लड़का उठा और लंदन चला गया, वहाँ प्यार हो गया। लोग अभी वो था एक टाइम, पर ये भी है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है पुश मिलता है लोगों को बनाने के लिए। और यहाँ पर हम हैं, उससे और अच्छा बनेगा ही है, और अच्छा ही होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। जो भी लिखा जा रहा है उसे OTT की पूरी एक टीम होती है, क्रिएटिव टीम होती है, उनकी मार्केटिंग टीम होती है। अच्छी चीज़ ये है कि जो भी लिखा जा रहा है, जो छोटे शहर से हो या बड़े शहर से हो, कुछ भी कहना चाह रहा है, अगर उसमें वज़न है, अच्छा है, तो उसको मौका मिल रहा है। नहीं तो फिल्में जितनी भी थी, दौर आता है, एक फार्मूला चलता है, उस फार्मूले में क्या हम फिट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो पता चलता है कि 10 साल निकल गए, एक एक्टर खाली बैठा हुआ है, एक राइटर को काम ही नहीं मिल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि OTT ने खुली बाहों से बोला है कि आप लिखने वाले बनिए, आप अभिनय करने वाले बनिए, आप बनाने वाले बनिए, हम आपके सहयोग में खड़े मिलेंगे, व्यापार होगा। बस मेरा ये, फैजल ने बोला तो एकदम दिल ने रिएक्ट किया कि AI आ चुका है, और भी कई तरीके होंगे एंटरटेनमेंट के, लेकिन एक जो होती है ना पर्सनल रिक्वेस्ट ऑडियंस से, क्योंकि हम हार्ड मास के पुतले हैं, हम महसूस ताकि हमारा करियर बच जाए। हाँ जी, हाँ। तो AI वालों को मत देखना प्लीज़ यार। मुझे तो एक ही रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आर्ट फॉर्म कोई भी हो, उसमें टेक्नोलॉजी मत इस्तेमाल करिए, उसको बिल्कुल रॉ और उसको बिल्कुल ह्यूमन फील और इंस्टिंक्ट के साथ ही एंजॉय करना चाहिए। ये मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आर्ट जहाँ पर भी हो, किसी भी किस्म की हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे डांस हो, चाहे पेंटिंग हो, वो एक नैतिक जिम्मेदारी बना लो, अपनी ईगो बना लो, एरोगेंस बना लो कि नो बॉस, यहाँ तो ह्यूमन टू ह्यूमन ही बात होगी। दैट ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ टू बी देयर, वो बहुत ज़रूरी है मेरा मानना। आई थिंक मनु की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि जो मनु ने ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन की बात करी है, वो जो फील है, वो जो एक आत्मीयता है, जो एक आप इंसान को देखते हो कुछ काम करते हो, कुछ क्रिएटिव काम करते हुए, वो उससे बड़ा फील, उससे बड़ा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। वो आर्टिफिशियली आपको मिल ही नहीं सकता है। हो सकता है कि कुछ टाइम तक एक फैड बन जाए और लोग उस तरीके की चीज़ें देखने लग जाएं, जैसे रील देख रहे हैं, बट रील का भी मुझे लगता है फैजल भाई कि एक दिन टाइम आएगा कि लोग बोर हो जाएंगे, कुछ और देखना चाहेंगे। ये भी टाइम आएगा कि OTT में कुछ चीज़ें बार बार रेपिटेटिव जो हो रही हैं आजकल, उससे आप बोर हो जाओगे। तो क्रिएटिविटी परस्यूज इटसेल्फ, आई थिंक कि जब आप कुछ क्रिएट करते हो तो आपको थोड़े समय के बाद ऑडियंस के ही थ्रू, ऑडियंस के इंटरेक्शन के थ्रू समझ में आने लगता है कि ये अब काम नहीं कर रहा है और अब हमें कुछ और करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों के घर के आसपास की स्टोरीज आपको दिखाना, आपका, ताकि आइडेंटिफिकेशन बने उसके साथ। तो आई थिंक वो तभी पॉसिबल है जब आप हमसे डिमांड करें और हम वो डिमांड को पूरा करें। तो वो मनु की बात को ध्यान में रखते हुए आई थिंक ये एक चीज़ हमको साथ में मिलकर अलाइव रखनी पड़ेगी। तो अभी आपने कहा कि राइटर्स जो हैं कमाल का काम कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो सीरीज़, ख़ासतौर से वेब सीरीज़ के जो राइटर हैं, वो ही असली हीरो है। महारानी के नंदन सिंह और पंचायत के चंदन सिंह, इन दोनों ने जो हमें चंदन कुमार जो हमें यूपी और बिहार दिखाया है, वो पहले जो हमें दिखता था बहुत सैनिटाइज्ड वर्जन था, लेकिन आज जो है हम उसे रिलेट कर सकते हैं। जो हमें बहुत पहले श्याम बेनेगल और उस तरह के आर्ट फिल्म डायरेक्टर्स की फिल्मों में दिखता, जो बहुत डिप्रेसिंग भी था एक्चुअली, ये जो आज हमें यूपी बिहार दिख रहा है, या हमें चमकीला में जो पंजाब दिख रहा है, जो उसकी भाषा दिख रही है, वो हमें, अब हम उसके लिए अपोलोजेटिक नहीं, द राइटर इज़ नॉट अपोलोजेटिक कि भाई हम गांव की भाषा दिखा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी भाषा है। अब आप पंचायत हम परसों देख रहे थे, तो उसमें वो बोल रहा है विनोद ना, सुनो विनोद, तो कह रहा है कि चुनौती जो है वो प्लास्टिक का ठीक है, स्टील का चुनौती हिराए जात है, महंगा होते। मतलब वो आपने क्लास डिफरेंस भी दिखाया है कि किसके पास स्टील की है, किसके पास प्लास्टिक की है, और चुनौती कितने लोग जानते थे इसके पहले, हमारे बच्चों को नहीं पता था।
तो ये एक चीज़ भाषा को बचाने का काम बहुत बढ़िया किया। इस जगह पे मैं साहब बीवी और गुलाम का जिक्र करना चाहूँगी कि पुरानी वाली या नई वाली? पुरानी वाली। तो उसमें एक बड़ा अच्छा घर है, हवेली, मेरे ख्याल से आप सबने देखी होगी, और बंगाली घर है, पूरा जमींदारी का घर है, और उसमें एक फतेहपुर का यूपी का गांव का नौकर है बंसी भैया। उसका डायलॉग सिर्फ यूपी की भाषा में है। वो हमेशा बहुत बातूनी हर जगह बात करते रहते हैं, और वो कहते हैं कि ई घर में तो हमें बात करे कि फुर्सतें नहीं है। तो ये फतेहपुर यूपी का जो था वो अबरार अलवी साहब ने लिखा था, क्योंकि वो यूपी के थे। इसी तरह से मनु जी, आपसे पूछना चाहूँ कि जो आपने ओए लकी ओए में जो पूरा पंजाबी एक तरह से माहौल क्रिएट किया, वो किस तरह किया? मैं पंजाबी से कहूँगा, दिल्ली में क्या है कि एक बहुत बड़ा बाज़ार था चांदनी चौक, तो सब व्यापार करने आते थे। लंबा वापस जाना मुश्किल होता था, कभी सुबह की मंडी, कभी शाम की मंडी, कभी दोपहर की मंडी। तो वो लोग वहीं रुकने लगे, वहीं उन्होंने बसेरा बनाया, कूचे बनाए, और गलियां बनाई अपनी, और अपने घर बनाए, तो वहीं रह गए। तो दिल्ली का सिर्फ ये नहीं है कि वो पंजाबियों का है। 1947 के बाद ही, शायद बंटवारे के बाद ही रिफ्यूजी आए, तो शायद पंजाब की तरफ से तो बने। दिल्ली में मैं दिवाकर बनर्जी जी को इस बात का बहुत मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने पहले तो मुझे एज अ राइटर चुना, फिर एज एन एक्टर भी चुना। लेकिन एक बात मैं उसकी कभी नहीं भूला, उसने कहा कि पहली मुलाकात में ही बोला कि मुझे ना लाल किला दिखाना है, ना मुझे कुतुब मीनार दिखाना है, मुझे दिल्ली को सुनाना है लोगों को, और दिल्ली को बताना है। तो जो उसमें ये था कि जो मेरा अपना तरीका था बात बोलने का, जो ये बिल्कुल नहीं है, हम एक्टर्स थोड़ा सा ऐड करते हैं, थिकनेस शब्दों में, पॉजेस रखते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है दिल्ली का, यार क्या कर रहा है यार, मेरे को बता दो यार, देख ले खाना खाना खा रहा है। तो एक टोन था, उस टोन से मैं डायलॉग राइटर था, तो उसमें ही कैरेक्टर्स को हम जमाते रहे। और आप देखेंगे तो एक सिख कैरेक्टर है उसके अंदर, 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो एक ही आदमी ने, परेश रावल ने परफॉर्म किया। तो उसमें ये था कि एक सिख कैरेक्टर भी है, एक वहाँ के करोल बाग के साइड का कोई कैरेक्टर है, और एक वेस्ट दिल्ली का कैरेक्टर है। तो उन सबको अलग अलग टोन देना, दिल्ली का दर्शन कराना, ये एक जिम्मेदारी थी। तो वही हुआ कि हम दिल्ली वाले थे, हमारा कंफर्ट था, और हमने वो किया। लेकिन फिर भी एज अ चैलेंज, एज अ राइटर, मुझे लगता है कि मैं कब ऐसी फिल्म लिखूंगा जिसमें मैं मुंबई कन्विंस कर सकूं। सॉरी, मैं बॉम्बे ही बोलना चाहता हूं, क्यों मुंबई बोल रहा हूं मुझे पता नहीं। मैं बॉम्बे को कन्विंस कर सकूं कि मैं राइटर हूं और मैं आपको भी समझता हूं। मैं लखनऊ को कन्विंस कर सकूं कि मैं लखनऊ को भी समझता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रमण और ऑब्जर्वेशन ये हमारे मेन टूल्स होते हैं जिनको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। आगे देखते हैं बाकी। अमित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे भाषा के बारे में, बिहार? आई थिंक ये जो अब जैसा हम लोगों ने करना शुरू किया, जैसे आप पुरानी फिल्में देखेंगे, बहुत पुरानी भी नहीं, ये सॉर्ट ऑफ लेट 80s 90s का जो दौर था, उसमें कुछ भी चल रहा था, यू नो, कि मतलब मुंबई में ही कोई 4-5 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, वो ना मुंबई बोल रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल भी था उस टाइम पे। अभी क्या है कि जैसे मनु कमाल के राइटर हैं, और हम सारे जो हैं वो डिटेलिंग पकड़ के काम करना चाहते हैं, यू नो। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बोला कि आप लोगों को अगर आप के साथ आइडेंटिफाई नहीं करवा सकते हैं हम अपनी राइटिंग से या कंटेंट से, तो पॉइंटलेस है वो, उसका कोई मतलब नहीं है, नो। तो वो भाषा तो पकड़नी ही पड़ेगी, वो लहजा भी पकड़ना ही पड़ेगा। अब कितनी बार ऐसा होता है कि यू नो, आप अपने स्टेट से बाहर जाते हो, यूपी से बाहर जाते हो, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तो सबको लगता है कि यूपी में ना सेम ही चल रहा है हर जगह, यू नो, लहजा, लेकिन वो नहीं है, यू नो। और अगर हम उसको नहीं दिखाएंगे आउटसाइडर को भी और अपने ही लोगों को भी, तो फिर उसमें मज़ा नहीं है कुछ। और मुझे ऐसा लगता है कि डिटेलिंग में ही मज़ा है, और अगर आप वो पकड़ते हैं तभी आप अपने ऑडियंस को अपनी तरफ खींच सकते हैं, उनको अपने काम से आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। बॉम्बे में आने के बाद मैं तो पर्सनली, पता नहीं फैज़ल को याद होगा कि नहीं, जब बिल्कुल काम नहीं था तो मैं और फैज़ल अक्सर एक बात किया करते थे,
मैंने कहा यार ये अबुन एंथनी गुलशन बीच है, अबुन यहाँ रहता है। मैंने ऐसे बोलता कौन है, मुझे तो ये बताओ ये एंथनी है कहाँ। हम बैंड्रा के कैथलिक से भी मिल लिए, वहाँ गुजरातियों से मिले, वहाँ ए माओ अबुन ए कर रेला है, बोल रेला है, कोई मिला ही नहीं। याद है फैसल, हम लोग कहते थे एक तो मिल जाए तो हमको लगे कि वो, और तब तक हम डरते रहे कि यार ये वाली एक्टिंग तो होगी नहीं हमसे, क्योंकि हम तो रियलिज्म पकड़ना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि यहाँ जो बैठे हुए हैं वो हीरो हैं, उनकी दास्तान को हम एक लाइन दें, एक कथा दें और उनकी कहानी कहें, अपनी कहानी कहें, जिसमें एक आदमी है जिसका पेट माशाल्लाह अच्छा है और उसकी कहानी कही जाए। तो ना हमसे जिम जाने हो रहा है और ना इस तरीके से बोलने हो रहा है, तो ओ हो तमाम रिजेक्शन। वो तो शुक्र हो कि एक दौर ऐसा आया जिसमें अमित, आप भी मानते हो इस बात को कि एक रियलिज्म को हमने सपोर्ट किया। हमारे जैसे लोगों को रियलिज्म नहीं बचाया, क्योंकि और कुछ हमसे आई थिंक पॉसिबल ही नहीं था, हम लोग कर ही नहीं सकते थे। मैं सॉरी, हाँ बोल। मैं तो ऐसे हो गया मेरा बात खत्म। मैं तो मेरी फेवरेट फिल्म है दीवार, लेकिन तब तक ही जब तक मैं ऑडियंस रहा। जब मैं क्राफ्ट समझने लगा तो मुझे लगा कि ये कौन सा बेटा है जो बोल रहा है कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे लिखा तेरा बाप चो। माँ क्या मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो, मैं स्कूल से आया हूँ, मुझे भूख लगी है। कौन थे ये जो इस तरीके से एक दुनिया रची। हमको ये राइटर्स, ये डायलॉग्स ही बॉम्बे लेकर आए भी, लेकिन क्योंकि बीच में थिएटर ने सपोर्ट किया और उन्होंने थिएटर ने सिखाने की कोशिश की, हमने भी सीखने की कोशिश की, जिसे मशक्क़त कहते हैं। तो सीखते सीखते एक नज़रिया बना कि नहीं ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं, बेहतरीन है, लेकिन जो हमें करना है वो शायद हमें उस दिशा वो निकल जाएगा, वो ये नहीं है। तो बहुत खौफ की दुनिया थी हमारी 5-6 साल तक। तो अरे यार कैसे बनाए ऐसा शरीर, और जिम में पैसे दिए जा रहे हैं, फैजल भी दे चुका होगा कम से कम 1-2 लाख रुपए जिम में। पर फिर फाइनली ये बात समझ आई कि अमित ने बोला है कि बॉस चीनी छोड़ दो, सुबह वॉक करने जाओ। तो सच रियलिस्टिक थिंग, जो कि मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन बोलने में क्या जाता। तुम अच्छा करते हो। जिम ज्वाइन ही इसलिए किया जाता है कि वहाँ कभी जाए ना जाए, लेकिन मन को ऐसा लगे कि बस ज्वाइन कर लिया, अभी हो जाएगा सब ठीक। मुझे लगता है जिम में जिनकी बॉडी होती है ना, वो लोग हम जैसे लोगों को नहीं आने देते, क्योंकि वहाँ जाओ तो वो चिल्लाते रहते हैं ऊ हा। तो जिसकी बॉडी नहीं बनी उसको देख के बोलता है यही इतना परेशान है तो मेरा क्या होगा। तो मैं उसे छोड़ देता हूँ उस थॉट को, क्योंकि सबसे ज़्यादा आतंक वही सब फैला रहे होते हैं जिम में, जो फिट होते हैं। वो 50 का उठा के 1 2 3 4 10, अब हम लोग से नहीं हो पा रहा है तो वो क्या होता है, उनको देखते रहता है कि इसका इतना बुरा हाल है, मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता हूँ। और तो मैं पहुँचूँ क्यों यहाँ तक, पहुँचूँ क्यों, वो भी बात है। यहाँ पे भी दर्द क्योंकि वो 24 घंटा एक तो जिम भी जा रहा है और अपने बारे में बता रहा है कि ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, खा नहीं खा रहा, ये खा रहा। मैंने भाई तुम इससे अच्छा है घर से बाहर चला जाए, क्या करेगा। अंदर से आवाज़ निकलती, फिर मर क्यों नहीं जाता। सारे कॉम्प्लेक्सेस जो एक्टर को होते हैं शक्ल सूरत को लेकर, वो सारे के सारे मुझ में तो थे। मैंने कहा यार ये तो इसके जैसा नहीं लगते, उसके जैसा नहीं लगते, मतलब कंपैरिजन कमाल का। पर क्योंकि प्रोसेस को इतना अंडरस्टैंड किया, उसने सपोर्ट किया। मैं अभी एक फिल्म फुकरे एक फिल्म थी, तो मेरे दोस्त ने डायरेक्ट की है, दोस्त ने लिखी है, अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने मुझे एक रोल दिया, तो मुझे मेरा एक क्लोजअप लगा, तो मेरे डीओपी ने कहा थोड़ी चिन ऊपर करो। तो मैंने कहा कौन से वाली, 2 हैं मेरे पास। तो अचानक लगा कि भगवान तो मिल गए, तुम काम करवाओ यार, दिखना इतना तो सब उनका दिखना है, डीआई है, मेकअप है, ना जाने कितनी चीज़ें हैं जो हमको उनके मुताबिक खूबसूरत बना देती हैं। बट आवर जॉब इज ओनली टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस। मनु जो है बेसिकली ये आपको इसलिए कहानी सुना रहा है ताकि ये ऐसा ही दिखे, इसको मेहनत ना करनी पड़े, ये कुछ भी खाए कुछ भी पिए, ये इसलिए आपको समझा रहा है, ये असलियत नहीं है। ये नहीं, मेरी बीवी जो है मुझे अक्सर बोलती है कि तुम अगर एक्सरसाइज करो, जिम करो, सबकी बीवी बोलती है तुम्हें हाँ मतलब मैं आप पे आने वाला था, बीवी परेशान है हम लोग कि तुम्हें भी अमित सियाल की तरह, मनोज वाजपेयी की तरह कुछ अलग से रोल मिले हैं, यू नो। अभी तुम चाचा बन जाते हो, कभी कुछ बन जाते हो। तो मैं बोलता हूँ कि कहीं खुदा ना खास्ता मैं बन गया
तो मुझे रोल मिलने बंद हो जाएंगे। ये मैंने एक्चुअली फैजल को बोला था कि फैजल एक दिन जोश आया इनको कि नहीं यार वजन कम करना है ये वो। मैंने कहा अरे तो मतलब प्रहलाद चाचा कैसे लगोगे तुम यार, देखेंगे नहीं तुम्हें लोग। तो फैजल भाई नॉट टू वरी, अपने इसी रंग रूप डील डॉल से चलते रहते हैं, यही यूएसपी है। बस मेडिकल चेकअप करवाते रहना टाइम टाइम। तो ऐसे ही रहने का, मस्त में रहने का। हाँ मैं तो ऐसे ही खुश रहता हूँ, उसमें तो कोई मस्त टेंशन में नहीं। रहने का कौन सी भाषा बोली आपने? मस्त में मस्त में रहने का तो पिक्चर है हमारी। क्या भाषा? बम्बैया बोली? उसे बम्बई बम्बई जो यूपी से आके नहीं बॉम्बे में जाते तो वो मिक्स फ्रूट चाट होते हैं वो, कि इधर के भी नहीं रहे उधर के भी नहीं रहे। तो जो है एक सेकंड रोक के बोलना चाहूँगा, मस्त में रहने का एक फिल्म है, अगर जिन्होंने नहीं देखी है देख लीजिए। उसमें हाँ। फैजल है और बहुत ही उम्दा और खूबसूरत फिल्म है। जिस तरीके से लखनऊ हम तक पहुंचता है उस तरीके से सटल तरीके से जैसे मुंबई को पहुंचाने की कोशिश की गई है। आप उस फिल्म को प्लीज़ ज़रूर देखिए, आप याद रखेंगे, कम से कम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वाह, थैंक यू भाई। तो बात जहाँ से शुरू की थी कि ओटीटी और भाषा और राइटर, तो हमारे यहाँ 162 मेजर लैंग्वेजेस है, 1600 अदर लैंग्वेजेस हैं। अगर हम बम्बई में किसी को पूछे तो शायद उसको नहीं मालूम होगा कि यूपी में या जो भोजपुरी में भाषा फिल्म बनती है वही भाषा नहीं बोली जाती यूपी में। यहाँ ब्रजभाषा भी है, बुंदेली भी है और अवधी भी है। अवधी का नाम ले तो मुजफ्फर अली साहब का बड़ा नाम है, क्योंकि उन्होंने उमराव जान से लेके गमन अंजुमन सब में अवधी बोली आज तक, लेकिन प्योर अवधी में कोई फिल्म नहीं बनी है। एक बनी थी जो कि अयोध्या में रिलीज़ हुई थी और 2 दिन बाद उतर गई थी। तो यहाँ पे अगर कोई राइटर है तो अवधी में कुछ लिख सकते हैं। और अगला सवाल मेरा है कि ओटीटी का एक सबसे बड़ा आकर्षण है ओरिजिनलिटी उसकी। जो रोल्स लिखे जा रहे हैं वो दे आर क्लोज टू सॉइल, तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी आड़ में कई बार गाली गलौज, हिंसा, नग्नता, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि फीचर फिल्म्स जो थिएटर में रिलीज़ होती हैं उसमें सेंसर का अंकुश रहता है। तो मेरा कहना आपसे तीनों से ये सवाल है कि इसमें वेयर कैन वी ड्रॉ द लाइन, शुड वी हैव एनी सेंसरशिप इन ओटीटी और नॉट? देखिए मैं कभी भी इस बारे में कुछ बोलता हूँ तो उल्टा हो जाता है वो, क्योंकि मुझे लगता है कि सही बताना ज़रूरी है कि जब आप कोई शो देख रहे होते हैं उसका ऑलरेडी एक सेल्फ बॉडी वो होता है सेंसर टाइप। दूसरी बात यह है कि जो है गाली गलौज से लेके या कोई भी चीज़ें हैं वहाँ कम होनी चाहिए, पर हिंदुस्तान में लोग कहते हैं ना कि माफ़ कीजिएगा कि हम बहुत प्यार से रहते हैं और हम 145 करोड़ हैं। है कि नहीं, ढेर सारे भी हैं ना, वहाँ पे कोई नहीं रोकता है जनसंख्या। पिक्चर एक ऐसा लो हैंगिंग फ्रूट है कि जो लोग कहते हैं गाली नहीं बकना चाहिए। रोज़ आप अभी बाहर निकलेंगे 500 लोग गाली बक रहे होंगे, वो आप सुन लेंगे, पर वो कहानी के हिसाब से होनी चाहिए, ये मैं कहता हूँ। ड्रॉ द लाइन एक अलग चीज़ है, वो होना चाहिए, ओवर भी नहीं। पर इसका बहस जो है उससे ज़्यादा मैं कहता हूँ ये होनी चाहिए कि जो ओटीटी के नाम पे पॉर्न शो बना रहे हैं वो बंद होना चाहिए। अब गाली गलौज एक बहुत सेकेंडरी लेवल है, वो कहीं भी हो सकता है, पर आप इंटरनेट के कंटेंट के नाम पे कुछ एक जो 3-4 प्लेटफॉर्म चल रहे हैं वहाँ आप जाके देखिए, वो गाली से भी बुरा और जो है विभत्स है वो, मतलब वो भी नहीं, मतलब वो ज़्यादा है, वो भी होना चाहिए। पर ये गाली से क्या होता है कि ये एक हर बार इंटरनेट पे भी आता है, मैं भी देखता था, वो एक कहानी है, उस कहानी में किरदार वो कह रहा है, और किरदार उस तरीके का है इसलिए कह रहा है वो, मतलब कि उसको पुश करने के लिए। हाँ कभी कभी उसको ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, पर वो उसका लिमिटेशन है। पर गाली को आप लोग अंडरस्टैंड करिए, कोई बात नहीं, हो जाता है, सॉरी। पर ये है कि उसका पार्ट 2 एक है जो बहुत बहुत रॉन्ग है। तो वो मेरा कहना है कि ऐसे है। और ये कभी अभी जैसे मैंने एक जगह और बोल दिया तो बाकी 4-5 लोग घेरे कहने लगे तुम भी हो, तुम ही लोग हो जो सब करते रहते हैं ये, पर ऐसा है नहीं। पर ये बात सच है दोस्त, ये छोड़ के उस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि बाकी गाली वाली तो सही है, समाज में हमारे लोग कुछ भी कर, नेताजी लोग नहीं करते गाली रिबकते, वो तो सड़क चलते भी कानों में अमृत पड़ता रहता है। मैंने तो कभी गाली दी नहीं ओटीटी में। मैं ये अक्सर सियाल को बोलता था, मेरा थोड़ा सा इसमें बहुत ये ना बहुत ही हिसाब खाते वाली चीज़ है। एक सबसे आसान जवाब ये हो सकता है कि सोसाइटी से ही सिनेमा बनता है, तो सोसाइटी में गाली देते हैं तो हम भी देते हैं।
लेकिन नहीं, मैं इसका जवाब आपको दूंगा कि क्या है, फिल्म्स में गालियां नहीं होती थी, अचानक OTT से ये शिकायत हुई है, ठीक है। OTT से जो शिकायत हुई है वो सही है, गालियां ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन क्या होता है कि एक गलती पहले की जाती है, जिसको हम मान लेते हैं कि मिर्ज़ापुर, सियाल, अमित भी उसका हिस्सा है, मैं भी हिस्सा हूँ तीसरे में, तो उसमें क्या होता है कि एक शो बन गया, उस शो का विरोध हुआ, लेकिन जो अमेज़ॉन है उनके पास कंपनी बैठी है कि कैसे, उनके पास पूरी टीम है कि एक्चुअली हिंदुस्तान में जो नई ऑडियंस क्रिएट हो रही है OTT से, उसे चाहिए क्या। तो डिमांड और सप्लाई के जो डेटा में आता है कि 80% लोगों को मिर्ज़ापुर चाहिए, उसकी वजह है टीवी देखा जाता था सहपरिवार, सिनेमा भी जाते थे आप परिवार के साथ देखने जाते थे, और परिवार टारगेट ऑडियंस होती थी। अभी क्या हो रहा है, बेटा जो है कहीं कोने में बैठकर अपना जो देखना चाहता है कंटेंट वो देख रहा है, माँ कहीं अलग देख रही हैं, बीवी अलग देख रही हैं, बच्चे अलग देख रहे हैं, चाचा अलग देख रहे हैं, तो पूरा परिवार अपने अपने टीवी या अपने अपने मोबाइल फ़ोन पर अपना अपना कंटेंट देख रहा है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि रोकना तो फिर हो गया कि सेल्फ सेंसर वाली बात आ गई, यू नो। राइटिंग जिसको हम कह रहे हैं कि पर लगे हैं, एक्सेप्टेंस हो रही है, उसमें गालियों वाली एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन हाँ, अब एक मिर्ज़ापुर जिसका कंटेंट बहुत स्ट्रांग है वो एक्सेप्ट हो गया, अब दूसरा भी वैसा बनाओ, तो कई एक्टर्स जो हैं उनको ना भी लिख के दो ना राइटिंग में एज अ राइट गाली, वो तब भी डाल देते हैं कि उसने दी सर अच्छा लग रहा है मैं डाल देता हूँ, तो आप कितना विरोध करेंगे आपने उसका। डेटा की बात करी, तो डेटा और एनालिटिक्स, ये आजकल जो कंटेंट मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो ये देखते हैं कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उसका डेटा उनके पास रहता है, उसकी प्राथमिकता क्या है, उसी के हिसाब से बनता है। तो एक चीज़ ये भी है कि आपका काफ़ी पर्सनल डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, बिकॉज डेटा इज़ नॉट जस्ट डेटा, इट इज़ योर वैल्यू, इट इज़ योर वेरी वेरी पर्सनल कंटेंट, तो वो भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो ये OTT में एक मैं कहूँ नेगेटिव पॉइंट टू बी हार्श। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मन्नू ने मिर्ज़ापुर की बात करी, तो हम दोनों का एक सीन है उसके अंदर कि ये मुझे बुलाते हैं कि जाओ मिर्ज़ापुर को साफ करो। हाँ, अब इसी बात पे, इसी तर्ज पे जो फैज़ल बोल रहा था पहले, वो आपको जब दो कैरेक्टर जो कि पुलिस में हाई ओहदे के ऑफिसर्स हैं, और जब वो बात कर रहे हैं तो वो नहीं दे रहे हैं गाली, नो। तो जब आप लोग एज एन ऑडियंस भी देखते होगे तो आपको जब अखरता होगा, वो यही चीज़ अखरती होगी कि यहाँ पे इस गाली को देने की ज़रूरत ही नहीं थी, यू नो। तो वो चीज़ें आराम से पकड़ी भी जा सकती हैं, वो ज़बरदस्ती की चीज़ें हैं, वो फिर इफ़ेक्ट करी जा रही हैं। अब वो जो गुड्डू और बाकी जो मिर्ज़ापुर का पूरा जोग्राफी है, जो लोग हैं, जो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, अब वो रहते ऐसी जगह पे हैं, तो वो मतलब भजन कीर्तन वाले तो लोग हैं नहीं, तो वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं फिर। तो आई थिंक जस्टिफिकेशन स्टोरी के अंदर ही उसका रियलिज्म, वो कितना सच है, कितना झूठ है, कितना इफेक्ट के लिए है, वो साफ दिख जाता है। और गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, और अच्छी चीज़ें भी बनेंगी, बुरी चीज़ें भी बनेंगी, इसको आप रोक ही नहीं सकते। वो इस एक्सपेरिमेंटल दौर में वो एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, और हमको मानना पड़ेगा कि 16-17 साल का हमारा बच्चा हो गया है, 18 का भी नहीं हुआ है, पर वो गालियां दे रहा है। आपके सामने नहीं दे रहा है, कहीं गली में दे रहा है, हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में, सिंधी में, भोजपुरी में, अवधी में, वो दे रहा है गाली। अब ये इतना बड़ा अगर हमने मॉरल इशू बना दिया इसको, तो फिर आगे बढ़ा नहीं जाएगा। इसमें बहुत चीज़ें हैं। रील्स के ऊपर मैं जब मैं आई एम 71 बॉर्न, तो 20 साल की उम्र में शायद डरते डरते बोला होगा कि मुझे एक्टिंग करनी है, पूरा घर शॉक्ड हो गया था। मुझे तब पहली बार पता चला, और 22 साल की उम्र में बोला कि लव मैरिज करनी है, तो शॉक्ड हो गया। तो मुझे पता चला कि हर बाप जो है वो थिएटर का, एक्टिंग का और गर्लफ्रेंड बनाने का दुश्मन ही है। सच सही का, ठीक है। अब उस दौर में हम कि तुम्हें अब कुछ क्यों नहीं जा सकते हम एक्टिंग में, अरे नहीं ये नहीं होता, काम कैसे करोगे, लाइफ कैसे बनाओगे, अच्छे घर के लोग। आज मैं देखता हूँ कि चलो हम तो हो गए बदनाम, एक्टर बन के भांड भी हो गए। आप रील्स में देखिए, भाभी जी का कुकर जो है फट रहा है, लेकिन उनका नृत्य जो चल रहा है, यानी पूरा हिंदुस्तान रील्स में नाच रहा है सर।
पूरा हिंदुस्तान रील्स में नाच रहा है। आप नकली हो रहे हैं। आप हमसे लोग मिलने आते हैं तो उनका ये होता है मोहब्बत, अरे सर बना 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 जल्दी बना 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 जल्दी बना। तो 30 सेकंड पर तो दुनिया ले आए अब हम, वो भी 20 की हो गई। ये तो आप क्या करेंगे? आप तो मनु भाई रील्स की बात कर रहे हो। अभी मतलब मेरे देखते देखते, हम सबके देखते देखते पिछले 10 साल में, सिर्फ 10 साल में, 10-15 साल में जिस किस्म की शादियां करते हैं हम लोग अब, वो कोई फिल्म से कम नहीं है। मैं अपने एक दोस्त को लेके गया मुंबई में, वो कभी दिल्ली नहीं गया था, तो मैं पंजाबी बिग फैट पंजाबी वेडिंग में उसको लेके गया। तो वो जो बड़ा सा क्रेन होता है ना जिसमें कैमरा लगता है, तो वहाँ पे वो उसको जिमी जिप बोलते हैं, वहाँ पे 3 लगे हुए थे। तो वो परेशान हो गया। तो वो वेजिटेरियन शादी थी, वो उसमें कम से कम 1400 तो डिशेस थी वेजिटेरियन की। मैं तो इसी में हैरान था कि 1400 वेजिटेरियन का क्या क्या बना दिया इन लोगों ने, और दाल इधर से ले रहे हो तो चावल उधर से लेना पड़ रहा है। तो वो बेचारा, वो उसने बोला यार पहले बता देता, मैं छोटा कैमरा ले आता ना, तो यहीं पे एक शॉर्ट फिल्म बना लेते थे अपन। तो हम लोग बहुत ज़्यादा आई थिंक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट अभी मेरे दिमाग में आया कि निकल के आना चाहिए कि लेट्स नॉट कंफ्यूज आवर पर्सनल लाइव्स विद मेड अप लाइव्स, यू नो, विद बॉलीवुड। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ बॉलीवुड ही करनी है। ये बड़ा बहुत रियल रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया बात हो रही है, बहुत ज़्यादा हो गया है। आपको कई फादर्स हैं, मतलब पेरेंट्स हैं, उनकी बच्चों की शादी हो रही है, मतलब उनको कभी खुशी कभी गम मेकिंग बनानी है यार। बड़ा सर ये गाली से भी ज़्यादा खतरनाक है, ये गालियों से ज़्यादा खतरनाक है। आप यकीन मानिए ये समाज में सबसे ज़्यादा प्रदूषित चीज़, पॉल्यूटेड चीज़ें हो रही हैं। और फिर हमको अफसोस होने लगता है, जो हम जैसे एक्टर्स जो बिल्कुल, मैं तो खैर बॉलीवुड बोलना भी नहीं चाहता, शायद एक्सप्लेन करने के लिए निकल रहा है, हम तो बिल्कुल भी नहीं है इस तरीके के कि ऐसे कंटेंट को आगे बढ़ावा दें। तो वही है, गालियों से खतरनाक चीज़ें हैं मैम, ये अभी निकल रही हैं बातें जो हमारे आगे लाइफ में काम आएंगी। मैं आज एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पर कि गालियाँ नहीं होनी चाहिए। मुझे भी बुरा लगेगा जब मेरा बच्चा उम्र से पहले गाली देगा, लेकिन अगर वो गाली देगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा कि गाली दे रहा है। ये एक्सेप्टेंस लेवल हम लोग के बढ़े हैं हर चीज़ को लेके, और वो एक एवोल्यूशन का शायद प्रोसेस होता है जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर वहीं पर सेक्रेड गेम्स जैसा जो OTT सीरीज़ आई थी, वो देखकर थोड़ा सा मेरी भी रूह कांपी थी, बिकॉज दैट इज़ द अंडरबेली ऑफ बॉम्बे, परहैप्स अंडरबेली ऑफ इंडिया, जिसे कि हम लोग एक्सेप्ट अभी नहीं करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा कि सिनेमा समाज का आईना होता है, तो वही दिखाएगा जो देखेंगे। खैर हम बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सीक्रेट गेम्स। क्या किताब है वो, अच्छा बनाया था। अच्छी बुरी, विक्रम चंद्रा जी की किताब है। अच्छी बुरी, आसान मुश्किल, जितनी चीज़ें हैं किसी भी तरीके से, चाहे आपकी अपनी थॉट प्रोसेस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से, विजुअल एक्सपीरियंस से, अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो यकीन मानिए आप उड़ देंगे, हल्के हो जाएंगे, सब लोग हल्के हो जाएंगे। हम जो चीज़ से घबरा रहे हैं वो 8 घंटे के कंटेंट में दिखाने की कोशिश की जाए, डरिए मत, कुछ नहीं होगा वहाँ से निकल। देखिए मुझे बड़ा अच्छा सा एक है एग्जाम्पल सवाल के जवाब का, कि आप लोगों ने हम जैसे आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, 80% महिलाओं ने 15-20 साल डेली सोप देखा है। उससे तो अच्छी जगह पे ना हम लोग। एक लड़की घर में नागिन बन जाती है और आप लोग देख के हंस रहे हैं। अभी आपको सीरीज से क्या प्रॉब्लम है? एक इंसान मर ही नहीं रहा है, 1500 एपिसोड हो चुके हैं। इससे अनबिलीवेबल चीज आप लोगों ने देखी कभी दुनिया में? डायनासोर देख लेते, इससे अच्छा है मरकर जिंदा होके वापस आप मंडे टू थर्सडे ये पाप देखते देखते यहाँ तक आए हैं। वो भिंडी आलू पका रही है, एक औरत अपने घर में घुस के सबको मारना चाहती है, वो दूसरी उसको मार रही है। ये आप लोगों ने 15-20 साल ये पाप देखा है, और अभी भी 6 सीन का एपिसोड देखते हैं। 6 से 20 साल हिंदुस्तान ये देखता है, और वो देखने के बाद हंसता है, यस होता होगा ऐसा। और फैजल भाई मेरे घर में नहीं होता है। फैजल भाई घर की लाइटें नहीं बंद होती हैं, कपड़े नहीं बदले जाते हैं, दूसरे घर में नहीं होता है।
ये पाप आप लोग कैसा कैसा देख चुके हैं कि आइन- कोई आदमी मर नहीं रहा है, बात 250 साल की हो गई हैं, एक उसका ये नहीं हो रहा है, वो चलता चला जा रहा है, ये सब लोग घर में तैयार रहते हैं, ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं है सालों को इनको, ये दिन भर लड़ाई लड़ते रहते हैं। ऐसा डमनेस ऑफ द कंटेंट कभी जिंदगी में मैंने देखा नहीं है। आप यकीन मानिए आइंस्टाइन जो हैं वो जिंदा हो गए, मेरे साथ फ्लाइट में आए हैं अभी। आप यकीन मानिए, मैं बॉम्बे से आया, मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि यार ये कौन सी साइंस है तुम्हारे यहाँ सीरियल के अंदर कि 22 मिनट तक एक एपिसोड चल रहा है, बच्चा गिर गया और नीचे जमीन पे नहीं गिर रहा। हाँ, आप ये बताइए। देखिए कि मतलब उसको एक्सेप्ट किया है। उसके लिए तुरंत विरोध होना चाहिए था उसका, तुरंत उसके बाद लिखना चाहिए था कि एक इंसान घर में नागिन पाले हुए है, वो नागिन कभी बहू है, और ये पब्लिक देख के बोल रही नाइस, उसका टीआरपी वीआरपी आ रहा है। उसके बाद एक औरत है जो कंप्यूटर पानी में डाल देती है। ऐसे थोड़ी नहीं होता है कहीं पे भाई यार। 2024 में हम लोग 20 साल ये पाप झेला है आप लोगों ने। पाप कहता हूं मैं तो इसे कि ऑडियंस को बेवकूफ समझ रखा है कि कल कुछ भी देंगे, इसको आटा बना देंगे, घुआ बना देंगे, गाय बना देंगे, लोग तब भी देखेंगे। तो उससे अच्छे हम लोग अभी वेरी बेटर स्पेस। मैं फिर भी मिर्जापुर और सेक्रेड गेम्स के बिहाफ पर सबसे माफी मांगता हूँ। गालियां नहीं होनी चाहिए, उसके कोई लिए भी ऐसा दृश्य ना हो। और ये देखना बंद कर दीजिए। पर ये जो आप देख के वहाँ टीआरपी ले गए हैं, वो गालियों से ज्यादा भयावह है, गालियों से ज्यादा भाई आप बताइए ना कि आपने मंडे टू थर्सडे 5 एपिसोड आता है, वो किचन के बाहर ही खड़ी है, उसका भिंडी पक रहा है, वो भिंडी में जहर मिलाने वाली है, एक घर में सब जो है कमीने हैं, उसके बाप को क्या है भाई यार, जाओ दूसरी चीज़ देखिए। अब आप रिलेट कर कहना कि ट्यूसडे से फिर से मारने का प्लान है उसका, कोई और काम नहीं क्या? और ये घर में तैयार कौन रहता है इतना? ये पूरा घर काम पे क्यों नहीं जाता है? ये अपने घर में इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्या करते रहते हैं? और ये मार ही नहीं पा रहे। 1400 एपिसोड हो गया, 2200 एपिसोड हो गया, इंसान बुढ़े से जवान हो गया। एक शो में तो 250 साल की हो गई थी आंटी। मैं जोड़ रहा था कि ये पहले 50 साल की थी, फिर उनका सास हो गई, अब इनकी सास ये हो गई, फिर सास के पीछे की सास हो गई, तो ये 225 साल की तो आंटी हो चुकी हैं। ये बच्चा फिर बड़ा हो गया और सबको एकदम मतलब अपने आप। और फैजल इनके बाल क्यों नहीं सफेद होते हैं यार? हैं? इससे अच्छा एक पजल बुक खेल ले, उससे अच्छा एक पजल बुक ले, बता कौन किसका डैडी है, क्या ऐसे करके नहीं होता है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो बहुत बड़ा पाप आप लोगों ने देख के उसको जो है बहुत प्रताप मेरे परिवार में भी सबने दिया है। मेरी भाभियां कहती थी कि एक बार टीवी सीरियल में आ जाओगे ना भैया, आप भी रिबन काटोगे, आपको भी उनको सब खबरें होती हैं। मेरी भाभियों को तो ये भी पता है कि पर डे कितना मिल रहा है एक्टर को, क्योंकि उनको हमारा भी पता होता है कि कुछ हो तो रहा नहीं। तो ये है एक मैजिकल वर्ल्ड। तो खैर अपने इंटरेस्ट की बात है। गालियाँ, वैसे गालियाँ जो हैं, मैं उसके बारे में एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मेरा अपना पर्सनल मानना है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है किसी पे, तो मेरी गाली नहीं निकलती है। मेरी गाली तब निकलती है जब मुझे बहुत मोहब्बत होती है किसी से। हालांकि मेरे लिए गालियाँ ये है कि और हमें गाली देकर क्या हाल है तेरा, और फैदर दिख नहीं रहा, बहुत दिन हो गए, तो ये मैं दे नहीं सकता। तो मेरे लिए तो प्यार है गालियाँ। हालांकि मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, और पंजाबी फैमिली में तो हेल्पिंग वर्ब की तरह गालियाँ होती हैं, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं। लेकिन फिर भी मेरे बड़े पापा ताया जी, जिनको हम बोलते हैं, अब तो नहीं है, वो एक बात बोला करते थे कि गाल कहंदी, गाली कहती है, गाल कहंदी तू मनु मोह कट, मैं तनु शहरों कट डांगी। कि गाली कहती है कि अगर तू मुझे मुंह से निकालेगा तो मैं तुझे शहर से निकलवा दूंगी। तो वो गाली नहीं देनी चाहिए कभी भी। तो मिर्जापुर में भी जिसने गाली दी है वो मरा है, तो सोच समझ के गालियां दे। गाली देना भी साइंस है, तो आपको सोच समझ के साइंस का प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत प्यारी चीज़ है ये। साइंस ही नहीं, अपने यहाँ यूपी में तो गालियाँ गाई जाती हैं। जब शादी ब्याह होता है, बारात आती है, तो बकायदा एक एक आदमी का नाम लेके गालियाँ दी जाती हैं। गाली से जो इमोशन बाहर निकल सकता है ना, वो किसी चीज़ से नहीं निकल सकता। और लखनऊ में तो जब गुस्सा होते तो गाली नहीं देते हैं, तो हम और तमीज़ से बात करते हैं। अरे आपसे कहा था ऐसा मत करिए, बाप चले जाइए यहाँ से। तो हम लोग तो अलग ही हैं। अभी नागिन के किरदार की बात हो रही थी। मैं एक सवाल अमित जी आपसे है कि आपने राजनेता का रोल किया, एक कर्मठ पॉलिटिशियन का रोल किया, तो कितना जटिल था पॉलिटिशियन का रोल? मैं एक बात बता, नागिन से याद आया, अमित से याद, सांप जैसे दिखते हैं आप। नहीं सॉरी मजाक कर रहा।
मेरे लिए बहुत इरशाद इरशाद मैंने कुछ किया होगा किसी दिन जो मुझे याद नहीं, जिस पे लोग हंस रहे हैं। नागिन डांस किया होगा किसी शादी में? नाग डांस किया था कि नागिन किया था? नाग नाग तो मेरे लिए ना बहुत चैलेंजिंग था वो रोल, डेफिनेटली, क्योंकि मुझे अपना पहला दिन याद है। मैं उस समय कम से कम 2-3 चीज़ें साथ में कर रहा था, और ऐसी ख़राब सी आदत बन गई थी कि अरे हाँ यार, ये पढ़ूंगा अभी, जाके कर दूंगा, उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे याद है जब मैं पहले दिन पहुंचा सेट पे, और मुझे काफ़ी मुश्किल सीन दिया गया करने के लिए, बहुत लंबा सीन भी था वो। तो अब मेरी आदत है इम्प्रोव करने की बहुत ज़्यादा। अब वहाँ पे मैं फंस गया। मुझे बोला गया कि हर शब्द का एक मीनिंग है, हर लाइन इस शो में 50 बार उसके सोचने विचारने के बाद लिखी गई, तो ये चेंज मत करो, क्योंकि इसके अंदर एक फ्लो है, वो फ्लो नहीं जाना चाहिए। अब मैं उसके अंदर फंस गया, और मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस शो में कुछ अलग हट के करने को मिल रहा है, और उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि किसी भी आप पॉलिटिशियन को देखोगे ना, उनके अंदर एक फ्लेयर है बात करने का, और लैंग्वेज को यूज़ करने का, एक लय से बात करते हैं, वो पकड़ना बहुत ज़रूरी था। तो वो बहुत चैलेंजिंग था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि भाषा जो है वो अपनी पकड़ में थी, बट चैलेंजिंग डेफिनेटली था। और मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के जितने भी काम मैंने किए हैं उसमें बहुत मज़ा आया मुझे। मतलब बहुत मुश्किल होता है कि आप तीसरे सीज़न तक किसी चीज़ को एंजॉय कर पाओ खुद पर्सनली, बट इसमें तो मैं चाहता हूँ कि सीज़न पे सीज़न बने तो कुछ और भी खेलने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा। प्रहलाद चा, आपका कैसा रहा? करने में सॉरी उपप्रधान का रोल निभाना कैसा रहा? कितना जटिल, कितना सरल? आसान, मैं कहूँगा कि आसानी है, क्योंकि मैं उसी दुनिया के आसपास का हूँ, और ऐसे लोगों को गांव में देखा भी है, और उनको जानता भी हूँ कि जो बेचारे 20-25 साल किसी नेता के पीछे रहे और जो है नेता नहीं बन पाए, पर वो वैसे ही रहे हमेशा, उनको इससे प्रॉब्लम भी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो है होते हैं ऐसे जो अपनी लाइफ में संतुष्ट रहते हैं, और मुश्किल उसका किरदार कैसा मूव कर रहा है वो होता है कि इस सीन वाइज। पर ये कि जैसा इस तरीके के आदमी को देखा हुआ है तो, और भाषा जानता था, और अभी तो मैं जो एक्टिंग कर रहा हूँ कुछ ही बहुत थोड़ी बहुत तो की है, तो मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक सा है जो कर रहा हूँ, और आगे जाके कुछ ऐसा ताबड़तोड़ जब आएगा तब फिर शेयर कर सकता हूँ कि वो करने में ऐसा लगा। अभी तो अच्छा है, सही है जो कर रहा हूँ। थैंक यू। रंजीत हमसे कह रहे हैं कि अब समय हो गया तो हम कुछ ऑडियंस के सवाल ले लें, लेकिन हाँ बात कर सकते हैं, सवाल ले लेना। सवाल आपने अच्छे सवाल उठा दिए हैं, गालियों के लिए माफ़ी, पर फिर भी देखते रहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत बाबू, आज हमने तुम तीनों भाइयों के साथ मिलाया। ये काफ़ी इमोशनल चीज़ है। हाँ, हम एक साथ बॉम्बे, हम तीनों, मैं बता देता हूँ कि सेम मोहल्ले में रहते हैं, सेम एरिया में, और फैजल में तो कभी कभी मिल भी जाते हैं। ये इंसान मिलते ही नहीं हैं। मैं पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को खबर नहीं। तो मैं और फैजल और अमित सियाल हम लोग बोल सकते हैं कि हम तब के दोस्त हैं जब हमारे पास काम नहीं था, यानी कि फाके के दोस्त हैं, और साथ ही रहे, एक दूसरे के लिए लड़े भी हैं, पर एक दूसरे से टचवुड लड़े नहीं हैं कभी, एक दूसरे के काम की कदर भी करते हैं। 20 साल मोहब्बत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।